नाज़रीन, मैं इस वक्त अल रोज़ान एसोसिएशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मैडम फ़राह नाज़ मुनीर हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, और उनसे आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूँ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैडम आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी, मैं खैरियत से हूँ। बिल्कुल। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है। मेरा नाम फ़राह नाज़ मुनीर है। मैंने मास्टर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में, मास्टर्स किया है मैंने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में, और मैं ये एक इदारा जो है तकरीबन 20 साल से चला रही हूँ, जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से रिलेटेड मेरा सेंटर है, और इसका नाम है अल रोज़ान एसोसिएशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। हमने यहाँ पर जिन बच्चों पर काम करने को तरजीह दी है वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स से रिलेटेड बच्चे हैं, उनकी डिसेबिलिटी और उनका जो डिसऑर्डर है वो कॉग्निशन से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म और ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, बॉर्डर लाइन, हमारे पास वो मेन कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सेरेब्रल पाल्सी, प्लस वो बच्चे जो मल्टी डिसऑर्डर का शिकार है। मैडम, आपने इतना मुश्किल जो ये काम है, माजूर बच्चे हैं कहने को, तो इनको एजुकेट करना मेरा ख़्याल है कि ख़ासा मुश्किल काम है। आपने इस मुश्किल काम को कैसे शुरू करने का आपके ज़हन में ख्याल आया? सर ख्याल तो बड़ा ऐसे आ गया जैसे कि शायद ये काम मुझसे अल्लाह ताला ने लेना था। मैंने एक इदारे को विज़िट किया और मुझे लगा कि मैंने इस तरह के बच्चे ज़माने में, दुनिया में कभी एक साथ कैटर नहीं देखे थे। मेरे लिए बड़ी एस्टॉनिश थी कि ये भी कोई वजूद है जो हमारे साथ रहता है। उसी वक्त ये मैंने डिसीजन लिया था कि अगर ये थोड़े से हैं तो हम सब मिलकर इसको ठीक कर देते हैं और ये बच्चे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे हैं, और न सिर्फ ये मसाइल का शिकार है बल्कि इनके वालिदैन भी मसाइल का शिकार है, क्योंकि उनको इसका आइडिया नहीं है कि उन्हें जाना किधर है इन बच्चों को लेकर। बस इसी सारी सोच को लेते हुए इस काम को आगे बढ़ाया कि इस चीज़ का अच्छा सब ये अंदाज़ा हो गया कि ये पढ़े बगैर काम नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ हमदर्दी और मोहब्बत के साथ नहीं चलेगा। इसके लिए इन बच्चों के बारे में पढ़ना ज़रूरी होगा, इनके मसाइल को समझना होगा। तो उसके हवाले से फिर अपनी क्वालिफ़िकेशंस पूरी करी, उसके बाद इदारा खोला, और उसके साथ साथ मुझे उस अरसे में मुझे बहुत कुछ अंदाज़ा हो गया कि ये उतनी ही तादाद में हमारे माशरे में मौजूद हैं जितनी की तादाद में हम हैं। मगर ये छुपे हुए हैं, हाइड हैं, इनके पेरेंट्स इनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के पास कि ये इनका बच्चा इस तरह का है तो क्यों है, उसके साथ आगे क्या होना है और ये क्या कर सकता है। ना तो उसकी उनको सलाहियतों का अंदाज़ा है और ना ही उसकी कमी कमज़ोरियों का अंदाज़ा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को मैंने उसी तरह स्ट्रक्चराइज़ किया कि इस पे वो सारे काम होंगे जो किसी भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की फर्स्ट डे की ज़रूरत होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उसकी स्पीच अच्छी नहीं है तो उसको स्पीच पे काम होगा, उसके बिहेवियर पे काम होगा, फिर उसके स्ट्रेंथ पे काम होगा, वो क्या कर सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट है और उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं। फिर उनको देखते हुए उसके लिए डिफरेंट फील्ड सेलेक्ट करी जाएंगी। अगर वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाना चाहता है तो हम वहाँ जाएंगे, अगर स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहता है तो हम वहाँ पर लेके जाएंगे, अगर उसको एकेडमिक कर सकता है तो हम वो करेंगे, अगर वो कंप्यूटर और IT से रिलेटेड है, उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, हम इसको नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितना कर सकता है,
वो जितना भी कर सकता है हम उसको उसी फील्ड में उस पर वर्कआउट करें। इस वक्त मेरे पास 70+ बच्चे हैं, सब डायग्नोज होने के साथ साथ इस हवाले से भी वो हुनरमंद है। मैं कहूँगी ये लफ्ज़ बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा भारी लफ्ज़ है। वो हुनरमंद हैं अपने हर उस काम में जो उनकी सलाहियत है। मैडम, जैसे आम स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप अपना ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, या आपका क्या तरीक़ाकार है? सर बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स मीटिंग हम एवरी 3 मंथ्स पर हम कर रहे होते हैं, जिसमें हम वो सारा स्केड्यूल नया इंडिविजुअल प्लान जो है हम वो भी पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे होते हैं और हम वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि बच्चा करके अब आगे नए प्लान की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं पेरेंट्स के साथ साथ सिबलिंग को इन्वॉल्व करती हूँ। मेरा टारगेट सिबलिंग्स हैं। पेरेंट्स तो इनके लिए मोहब्बत, शफ़क़त और हमदर्दी लेकर ही दुनिया में आए हैं, लेकिन इनके लिए सिबलिंग्स का स्टैंड लेना, सिबलिंग्स को इनकी परेशानियों का समझना और इनको ओन करना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ इस हद तक कि वो अभी करें, आगे जब उनकी नई फैमिलीज़ उन सिबलिंग्स की शुरू हो तो वो अपने स्पाउस और लाइफ पार्टनर्स को भी अंडरस्टैंड करा सकें कि ये हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। इनके बहन भाइयों को इनकी हर एक्टिविटी में शामिल करने का मकसद ये भी होता है कि ये जो कुछ सीख के जाएँ वो अपने लेवल पर अपने पीयर ग्रुप में उसको शेयर करें। एक दो बहनें बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं, बेशक माँ और बेटी भी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं, लेकिन जो दो बहनें क्लोज़ हो सकती हैं या वो जिस तरह से हम नॉर्मल शेयरिंग दो बहनें कर रही होती हैं, उसी तरह से हम उन एक्टिविटीज़ में नॉर्मल इनके सिबलिंग्स को शामिल करते हैं ताकि वो अपनी उन एक्टिविटीज़ को घर में जब करें तो वो मिल के करें। इनकी आपस में एसोसिएशंस डेवलप हों, इनके टारगेट्स हों या आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करें, एक दूसरे को अच्छी अचीवमेंट्स पर हक करें। हम ये जज्बा इन बच्चों में पैदा करते हैं, इनके बहन भाइयों में। स्पोर्ट्स में हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के बजाय सिबलिंग्स इनके साथ भागें दौड़ें, रेसेस में हिस्सा लें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो सारे काम करें। तो उनकी एसोसिएशन जैसे जैसे अपने बहन भाइयों से क्लोज़ होती जाती है, इनके बिहेवियर्स में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात एक दूसरी ये भी है कि जब आपको पता है कि वो बिहेवियर जो हाइपर बिहेवियर्स होते हैं वो उस वक्त बहुत आसानी से कूल डाउन हो रहे होते हैं जब हम किसी को सुन रहे होते हैं और हम उसके लेवल पे जाके सुन रहे होते हैं। ठीक है, अपनी बॉसिंग बिहेवियर्स के हटाकर हम उसको अपने उनके लेवल पे जाके सुनते हैं, तो ये काम बहन भाई बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसमें इन सिबलिंग्स को मैं इन्वॉल्व करूँ, इनके बहन भाइयों का हिस्सा डालूँ ताकि वो लॉन्ग टर्म पे एक एसोसिएशन के साथ ग्रो करें। मैडम, आपने इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दे आर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इदारे जहाँ ये बच्चों की तरबियत की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, कोई सहूलत दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से? सर गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे बहुत कुछ कर रही होती है लेकिन उनकी मखसूस हद तक है, ये सारे इदारों तक नहीं पहुंच पाती हैं उनकी वो तमाम सहूलतें। तो एनजीओज़ और एसोसिएशंस को अपनी मदद आपके तहत ही इनके लिए काम करना होता है। हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से लिंक होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, हम यहाँ पर अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलती। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट और इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। गवर्नमेंट का इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मखसूस हद तक है। गवर्नमेंट के अपने 1-2 इदारे हैं, वो वहाँ पर सारी उनकी तवज्जो होती है। वो मज़ीद जो उनकी हिस्सा बन रहे होते हैं उनकी मदद में, मतलब एक्चुअली तो ये गवर्नमेंट का काम है, हम उनको हिस्सा बन रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं एक तरह से गवर्नमेंट की, कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करके आधा कर रहे हैं। हमने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, हम आपके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं।
तो वो सहूलतें हमें उस तरह से नहीं मिल पाती हैं जो कि इन इदारों का यकीनन हक बनता है। मैडम, आपके पास इस वक्त कितने बच्चे हैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में, और इनमें से कोई पुराने जो बच्चे हैं, आप कहते हैं कि आप 20 साल हो गए हैं, वो किसी लायक हो गए, अभी कोई काम वाम कहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि हम बता सकें कि ये बच्चे हकीकतन लायक हो गए हैं। लेकिन हमारे इस वक्त मेरे पास स्कूल में 70 से ऊपर बच्चे, 70+ स्टूडेंट्स हैं, और जिसमें जो हमारे पुराने ट्रेन बच्चे हैं जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। क्या है कि हमने एक प्लेटफॉर्म अपना ही यहाँ पर बना लिया है, उनको लायक बनाकर उस हद तक कि उनकी एबिलिटीज़ को सोसाइटी तो कबूल नहीं करेगी। उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई बच्चा टेलर, मैंने उसको टेलरिंग सिखाई है और वो टेलर बन गया है, तो कोई आम शहरी उससे कपड़े सिलवाने से गुरेज करेगा। उसको एक खदशा होगा कि यकीनन इसने मेरा जोड़ा ख़राब कर देना, क्योंकि ये मुझे ज़हनी तौर पे उतना मुस्तहकम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये रिस्क मैं खुद ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ, मेरा स्टाफ ले सकता है, मुझसे जुड़े हुए लोग ले सकते हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इन बच्चों का एक ब्रांड है गुंचे के नाम से। तो इनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी इन्होंने सीखा है, वो हम लॉन्च करते हैं, वो हम सेल करते हैं, और उसकी चीज़ें, उसका जो प्रॉफिट होता है वो इनके बच्चों के घरों तक पहुंचता है। तो ये एक हमारी अचीवमेंट है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बच्चों तक किस तरह से पहुंचाएं। तो हम उन्हीं के सिखाए हुए कामों को, उन्हीं की चीज़ों को बेचकर हम उनको इस काबिल करते हैं कि वो यहाँ से अर्न करके जा रहे हैं। मैडम, ये जो वालिदैन हैं जिनके यहाँ ऐसे मतलब बच्चे पैदा होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, आपका उनके साथ रब्ता कैसे होता है? आपके जो इदारे के बारे में उन तक कैसे पता चलता है? सर, शुरू के दिनों में तो दुश्वारी हो रही थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, उन पे एक वहशत थी, एक खौफ था कि इन इदारों में पता नहीं इन बच्चों के साथ क्या होता है। लेकिन अब एज सच एक अवेयरनेस हो चुकी है, उन्हें पता है कि उनके बच्चे की नीड है, वो उस बच्चे की स्पेशल नीड को देखते हुए इदारे को सर्च करते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, उनसे पे रब्ता करते हैं और उससे सारी उसकी डिटेल्स लेकर हम तक पहुँच जाते हैं। अब इसमें दिक्कत नहीं होती। पिछले वक्तों में, आज से 10 साल पहले थोड़ी दुश्वारी थी, लेकिन अभी नहीं है ये दुश्वारी। ऐसे बच्चों के वालिदैन के लिए आप क्या, मतलब उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? वालिदैन के लिए मेरा पैगाम सबसे अहम ये है कि इन बच्चों को, जब आपके घर में इस तरह का कोई बच्चा अल्लाह की तरफ से आ जाए, तो आप अपने अंदर सबसे पहले डिनाइल फेज से निकलें और एक्सेप्टेंस फेज में आएँ। जितनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस फेज में आएंगी, उतनी जल्दी आपका बच्चा रिकवर करके सोसाइटी का आम बच्चों की तरह होने की कोशिश करेगा और उसका हिस्सा बन सकेगा। जब तक आप डिनाइल फेज में रहेंगी तो सोसाइटी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है वालिदैन से। फिर दूसरा स्टेप ये है कि जो भी उसकी स्पेशल नीड्स हैं, उसको जानते हुए उस तमाम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को अप्रोच करें कि वो उसको उस फेज से, उस लैकिंग से निकाल कर क्लोज टू नॉर्मल करने की कोशिश करें। जो भी उसको थेरेपीज चाहिए, स्पीच है, फिजियो है, ऑक्यूपेशनल है, उसकी जो भी नीड्स हैं, वो आप एज सून एज उन थेरेपीज़ को उस तक पहुंचाएं ताकि वो बच्चा जल्द अज जल्द बेहतर हो सके। मैडम, आपने इनका हेलन केलर का वाक़या जो है वो सुना होगा। वो टोटली ब्लाइंड थी और डेफ थी, डम थी, लेकिन उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। उसकी जो टीचर थी सुलिवन, वो भी ब्लाइंड हो गई थी, तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा किरदार अदा किया। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसे इदारे नहीं है कि जो ऐसे बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला देते हो, स्कूलों में देते हैं? इनके लिए अलग से स्कूल क्यों कायम है?
सर इंक्लूसिव पे काम हो रहा है। हम तो बहुत तकलीफ दह बात है हमारे लिए कि हम अभी तक एक पसमानदा मुल्क में रहते हैं, हमारी अप्रोच भी पसमानदा है। अभी तक हम इस तरह के बच्चों को अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। अभी तक हम इन बच्चों को अपने बच्चों से दूर भगाते हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत सारे अल्फाज अब पूरी दुनिया से लॉ के तहत हटा दिया गया है। जैसे रिटार्डेशन है, जैसे डिसेबिलिटी है, ये वर्ड्स इन बच्चों की लाइफ से हटा दिया गया बिल्कुल। इनके लिए मखसूस नई रिटार्डेशन का लफ्ज़ अब हम हटा चुके हैं, स्पेशल का वर्ड हम हटा चुके हैं इनकी लाइफ से, डिसेबिलिटी का वर्ड हटा चुके हैं। हमारे पास नए इनके लिए टर्म्स हैं, जैसे पर्सन विद स्पेशल नीड्स या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या इंटेलेक्चुअली डिले। हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं ताकि माशरा इनको अलग ना करे। हम इसी फेस में अभी गुजर रहे हैं कि माशरा इनको कबूल करे तो हम इनको नॉर्मल स्कूलों में एडजस्ट करने की बात करें। बाज़ बच्चे बॉर्डर लाइन होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि जिनको थोड़ा सा कोई शैडो टीचर मिल जाए तो वो नॉर्मल इस बच्चों में ग्रो कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए बात वही है कि इदारों को इन बच्चों को कबूलना होगा, इन बच्चों के लिए जगह बनानी होगी। हमारे यहाँ भी इसका बहुत बड़ा फ़र्क है। मैडम आखिर में मैं एक चाहता हूँ कि आप ये जो बच्चे हैं जो कि आपके मैसेज को सुनेंगे, आपके स्कूल के हैं, आपके और भी ऐसे स्कूलों के, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं? मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों से जुड़ी हुई फैमिलीज़ के लिए मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत अच्छे मेरे लिए इनके लिए अल्फाज हैं। मैंने इन पेरेंट्स को इतना मोटिवेट कर रखा है कि ये अपने बच्चों को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ का हिस्सा हैं। और मेरे यहाँ के तमाम तर बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, क्योंकि हमने कभी भी उन बच्चों को ये फोकस नहीं करा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। हम उन्हें ये बताते हैं कि तुम कर लोगे, थोड़ा सा देर में करोगे। तो जब हम उन्हें ये बताते हैं तो उनके अंदर एक अच्छी सी विल आती है और उनकी ट्राई अगेन की जो फिनोमेना है वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ट्वाइस और थ्राइस में वो उस एक्टिविटी को अचीव कर जाते हैं। तो मेरे लिए दुआएं हैं अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह इनको मज़ीद माशरे का मुस्बत हिस्सा बनाए और इनकी लर्निंग जो है वो तेज़ी से बेहतर हो। अपने टीचर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपके साथ यहाँ आपके ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं? मेरे टीचर्स जो है वो मेरी स्ट्रेंथ हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अपने स्टाफ के एक एक फ़र्द से। वो मेरी इन फीलिंग्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें पता है कि जब तक हम इन बच्चों को पर्सनली अपनी बच्चों की तरह ओन नहीं करेंगे, हम इन्हें कुछ नहीं सिखा सकेंगे। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है मेरे अपने स्टाफ की। मैं थैंकफुल भी बहुत हूँ कि मैं उनको जैसी गाइडलाइन देती हूँ वो उसी पे काम भी करते हैं, हमारे टारगेट्स भी अचीव होते हैं। और वो ये बहुत ऑनेस्ट और बहुत सिंसियर स्टाफ है जो कि मेरा चाहे वो नॉन टीचिंग हो चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस इदारे को एक ऐसा समझा कि इसके बारे में भी लोग जानें और हमें भी कोई सुने।